दोस्तों नमस्कार। आज है 19 अप्रैल 2020 और आज की हम देखते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन उसके पहले आप लोग इस लॉकडाउन की स्थिति में आराम मत करिए, तैयारी करते रहिए और अभी लॉकडाउन जैसे समाप्त होगा, जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम हैं वो सारे बहुत तेज़ी के साथ करवाए जाएंगे, त्वरित रूप से करवाए जाएंगे। तो इसलिए आप ये वही समय है कि इस दौरान बहुत सारे एस्पायरेंट आराम कर रहे हैं, लेकिन आप अगर आगे निकलना चाहते हैं तो इस समय को सदुपयोग कीजिए और जहां हैं वहीं से अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। तो इसी के साथ आप ये वीडियो पूरा देखिए। अगर पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट या लाभ उठा सकें। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ में बनी हुई है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, क्योंकि किसानों को अब फसल बुआई का समय चल रहा है, गेहूं कट रहे हैं, गेहूं चना इत्यादि जो इधर फसलें हैं इनकी कटाई हो रही है और इसी के बाद फिर अगली फसल की बुआई शुरू हो जाएगी। तो किसानों को यूरिया, पोटास व अन्य फास्फेटिक उर्वरकों की अति आवश्यकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में 2 नेशनल लेवल पे फर्टिलाइजर कंपनियों की स्थापना की गई है। तो जो आपकी चर्चा में बनी हुई है और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड APIB में भी कई दिन से आ रही थी, तो हमने उसको कवर कर लिया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में समझते हैं कि ये है क्या। तो पहले ध्यान से समझिएगा, नेशनल फर्टिलाइजर है क्या। तो यह मिनी रत्न कंपनियां हैं। आगे आपको बताएंगे कि कंपनियों को कितने भागों, महारत्न, नवरत्न, उसके बाद मिनी रत्न, और मिनी रत्न में भी 2 कैटेगरी होती, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। मिनी रत्न में भी 2 कैटेगरियाँ होती, कैटेगरी 1 व कैटेगरी 2। तो ये मिनी रत्न, अभी आप इतना समझिए, जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है यह मिनी रत्न के अंतर्गत कैटेगरी फर्स्ट की एक कंपनी है। तो आगे देखिएगा, आगे तो ये क्या है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर किसका ये उत्पादन करती है। तो केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो होते हैं उनका क्या करती है, उन्हीं का उत्पादन करती है। तो इसके द्वारा किसका उत्पादन किया जाता, तो ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक उर्वरक जितने हो गए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो गया, और इसके साथ ही इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले जो रसायन होते हैं उन सब को उत्पादन करती है। और इसका ओनरशिप किसके पास है, भारत सरकार के पास है। इसका ओनरशिप किसके पास है, भारत सरकार के पास है। ये भारत सरकार की 100% यानी ओन उसकी अपनी स्वयं की भारत सरकार की कंपनी है। पूरा स्वामित्व किसका है, भारत सरकार का है। और ध्यान दीजिएगा कि एक आपकी है इफको ये उर्वरक का उत्पादन करती। तो इफको भारत में सबसे ज़्यादा उर्वरक का उत्पादन करने वाली क्या है, कंपनी है। इफको के बाद दूसरे नंबर पे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर या उर्वरक का भारत में उत्पादन करती है वो कौन है, तो यही नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, ये दूसरे नंबर की, ध्यान रखिएगा, पहले नंबर की नहीं है। सबसे ज़्यादा भारत में उर्वरक का उत्पादन कौन कंपनी करती है, तो इफको के द्वारा किया जाता है। आगे आते हैं, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979
1 सितंबर 1979 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर्स नोएडा यूपी में है। अगर मिनिस्ट्री स्पष्ट हो गया होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और आगे वही लिखे हैं, भारत की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर, भारत में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का प्रोड्यूसन कौन करता है? तो इफको के द्वारा किया जाता। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकते एग्जाम में। तो ये नंबर 1 पे नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी को मत लगा दीजिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर का उत्पादन करती है कंपनी, उसका नाम क्या है? इफको है। और इफको की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, इफको इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है। अगर हम बात करें इंडियन फार्मर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ? नई दिल्ली। जबकि नेशनल फर्टिलाइजर्स कंपनी, जो कि भारत में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा उर्वरक का उत्पादन करती है, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ था? नोएडा था। जबकि इफको की स्थापना 1967 में हुई थी। उसकी कब हुई थी? 1979 में हुई थी। और इफको का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ये नई दिल्ली है, ध्यान रखिएगा। कहाँ है? नई दिल्ली है। आगे आते हैं, तो ये आपका चर्चा में था। क्या चर्चा में था? कि ये इसी में देख लेते हैं, जो एक कंपनियां हैं इनको कई कैटेगरी में बांटा जाता है, तो उसी में आज हम समझ लेते हैं, एक एक करके समझेंगे। आज हमारा जो अगला डिस्कशन का पार्ट होगा वो महारत्ना कंपनी के बारे में समझते हैं। तो अभी तक आप ये समझिए, कंपनियों की कितनी कैटेगरी होती हैं? 3 कैटेगरी होती हैं। एक आपकी होती है महारत्ना कंपनी, दूसरी होती है आपकी नवरत्ना कंपनी, और तीसरी होती है मिनी रत्न कंपनी। कौन सी? मिनी रत्न कंपनी। तो कितनी कैटेगरी हो गई कंपनियों की? 3। तो आज हम किसको समझने वाले हैं? इस महारत्न कंपनी को समझने वाले हैं कि किसको महारत्न कंपनी कहा जाता है। सबसे लेटेस्ट पूछा जाए कि पिछले कुछ समय या सबसे पिछले कुछ समय में सबसे लास्ट में किसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो ध्यान दीजिएगा, बीपीसीएल। बीपीसीएल इसके पहले कितनी थी? 7 थी। और ये बीपीसीएल को क्या किया गया? किसका दर्जा दिया गया है? तो बीपीसीएल को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। बीपीसीएल की फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसे महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान समय में अगर पूछा जाए महारत्न कंपनियां टोटल कितनी हैं? 8 हैं। सबसे लास्ट में किसको शामिल किया गया? बीपीसीएल को, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो इसमें 8 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को क्या किया गया? महारत्ना का दर्जा दिया गया है। महारत्ना का दर्जा देने के लिए शुरुआत कब हुई थी? 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला हम देख लेते हैं कि आखिरकार 7 अन्य कौन सी ऐसी इंटरप्राइज, पब्लिक इंटरप्राइज हैं जिनको महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। उनमें से भेल है, सेल है, गेल है। तो ये 3 एक साथ याद रखिएगा तो आपको आसान रहेगा। भेल, सेल, गेल, इसमें रिदम एक बन रहा, तो भेल, सेल, गेल। तो भेल की फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, तो भेल हो गई। सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गेल की फुल फॉर्म है, तो गेल स्मॉल लेटर्स में GAIL, गेल आई से इंडिया लिमिटेड। तो इसकी फुल फॉर्म गेल की क्या है? गेल इंडिया लिमिटेड। तो 3 हो गई, भेल, सेल, गेल, 3 एक खत्म हो गई। उसके बाद सेल
भेल गेल सेल एक साथ रखिए। उसके बाद सिल है, CIL सिल। सिल की ये पीछे हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके। हमने कहा था कि जो ये सिल है कोल इंडिया लिमिटेड है, एक कोयले वाले चैप्टर में पीछे डिस्कस किए, इसीलिए आप पूरी वीडियो कृपया देखा करें और आप यकीन मानिए कुछ भी आपके एग्जाम में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो कोल इंडिया लिमिटेड का जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था यह विश्व की सबसे ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे हो सकता, और उस समय वहाँ बताया था कि इसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। कोल इंडिया लिमिटेड का कहाँ है? कोलकाता में। तो 4 ये आपको बिल्कुल याद हो गई, भेल गेल सेल सिल। भेल गेल सेल सिल 4 याद हो गई। अब बची कितनी? बची हैं 3। तो 3 में 2 हैं, यानी IOC एक है, एक ONGC है। तो एक IOC और ONGC। IOC की फुल फॉर्म होती इंडियन ऑयल कारपोरेशन और ONGC होती है ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन। 2 कारपोरेशन वाली हैं, IOC ONGC। तो दोनों ऑयल से ही रिलेटेड है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन ये IOC हो गया, ONGC की फुल फॉर्म हो गया ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। तो 6 हो गई। और 7वां है NTPC। NTPC आप जो रेलवे का एग्जाम आप देने वाले हो या देते हो वो NTPC नहीं है, यहाँ NTPC की फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। नेशनल थर्मल जो परमाणु ऊर्जा होती है उसका प्रोडक्शन करने के लिए NTPC कार्य करती है। तो NTPC की फुल फॉर्म हो गई नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। तो आपको अब 7 याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कौन कौन? भेल गेल सेल सिल IOC ONGC NTPC। 7 हो गई। और 8वीं सबसे लास्ट में आपको बताए थे ऊपर सबसे लास्ट में जो शामिल की गई महारत्न के अंतर्गत, उसको कहा था कौन? BPCL भारत पेट्रोलियम, उसके बाद कारपोरेशन लिमिटेड। तो ये आपकी कितनी हो गई? ये आपकी 8। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगर हम अब कंडीशन की बात कर लेते हैं कि महारत्न का दर्जा आखिरकार कोई कंपनी कब प्राप्त करेगी, तो पहली शर्त है कि इसके पहले वह नवरत्न कंपनी का स्टेटस पा चुकी हो। तो पहली कंडीशन क्या है? नवरत्न कंपनी के रूम में ऑलरेडी वो काम कर रही हो। जो महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए लालायित है तो उसे पहले किस रूम में काम करना चाहिए, यानी पहले से उसके पास स्टेटस हो नवरत्न कंपनी का, तभी वो अप्लाई कर पाएगी महारत्ना के लिए, नहीं अप्लाई नहीं कर पाएगी। अन्य कंडीशन क्या है? तो उसका एवरेज टर्नओवर, यहाँ टर्नओवर का मतलब कुल कारोबार से है, पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए। कंपनी का एवरेज औसत वार्षिक कारोबार, यहाँ कारोबार है कि टोटल उसका कारोबार कितना है, ध्यान समझिएगा। टोटल कारोबार कंपनी का पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगला तीसरी शर्त क्या है कि कंपनी का एवरेज एनुअल नेटवर्थ, यहाँ नेटवर्थ की बात हो रही है। ये नेटवर्थ कितनी, उसकी आपका धन संपदा, एक कारोबार हो गया, और एक एनुअल नेटवर्थ का मतलब हुआ कि उसकी संपत्ति कितनी टोटल है, उसकी नेटवर्थ कितनी है, कीमत कितनी है, कितना उसका वेल्थ है, प्रॉपर्टी कितनी है, तो कितनी 15,000 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। अगला, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट पिछले 3 वर्षों का, और टैक्स को हटा के जो प्रॉफिट कंपनी का नेट हुआ, कर्मचारियों को पैसा जो प्रशासनिक उसमें हैं, CEO हैं, इन सबको निकालने के बाद और सरकार को टैक्स देने के बाद उसका जो एनुअल नेट प्रॉफिट है, लाभ है, वो 5,000 करोड़ रुपये से कम नहीं होना
चाहिए। तो आपको कौन कौन कंडीशन हो गई, पिछले 3 वर्षों का ये भी है। तो पिछले 3 वर्षों का क्या क्या आपको देखना, एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपये होना चाहिए। एवरेज एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए, वो भी टैक्स को हटा के पिछले 3 सालों में। और क्या, वैश्विक पहुंच हो कंपनी की, ये नहीं ग्लोबल स्तर पे दूसरे देशों में पहुंच हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार या ऑपरेशन करती हो। ऑपरेशन का मतलब हुआ व्यापार की संक्रियाएं जो है, आयात निर्यात और दूसरे देशों में खनन, अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन इत्यादि के कार्यों में कंपनी संलग्न होनी चाहिए। अगला, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन कंपनी फुलफिल करती है तो उसे महारत्न का दर्जा दे दिया जाता है। और ये महारत्न का दर्जा देने की शुरुआत कब से हुई है? 2009 से हुई है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाता है और किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं कि विश्व की कुछ महामारियां काफ़ी इस समय चर्चा, परिचर्चा या विमर्श का विषय बनी हुई हैं। तो जान लेते हैं कि इसके पहले क्या एक कोविड-19 महामारी, पहली बार इस प्रकार की महामारी विश्व को अपनी चपेट में लिया है। क्या इसके पहले भी कुछ महामारियां अपना प्रभाव दिखाई हैं? तो इसका अब आंसर अगर हम खोजने क्या कोशिश करें तो आंसर है इसका पहले से भी ऐसी कंडीशन रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक महामारी फैली थी, इसी को क्या नाम दिया गया था? जस्टीनियन प्लेग कहा गया था। और ये कब फैली थी? 750 ईस्वी के आसपास। 750 ईस्वी यानी पूर्व मध्यकाल, प्राचीन भारत जब भारत में समाप्त हो रहा था तभी की बात है। 712 में किसका आ चुका होगा? आप प्राचीन मध्यकालीन भारत जब देखोगे तो देखोगे मोहम्मद बिन कासिम 712 सिंध पे अटैक करेगा, तो उसी के काल की ये बात है। तो ये आपका पूर्वी रोमन साम्राज्य, जो ये यूरोप था, ये 2 भागों में बटा हुआ था, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य, एक आपका पूर्वी रोमन साम्राज्य था। तो इस पूर्वी रोमन साम्राज्य में ये बीमारी कब फैली थी? तो ये बीमारी 750 ईस्वी में जस्टिनियन प्लेग फैली थी और इसमें लगभग 25 से लेकर 100 मिलियन तक के लोग मारे गए थे। कितने? 25 से लेकर 100 मिलियन तक मारे गए थे। तो जस्टिनियन प्लेग इसे क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय सम्राट जो थे पूर्वी रोमन साम्राज्य के, तो कौन थे? जस्टिनियन थे। उन्हीं के नाम पर इसे जस्टिनियन प्लेग का नाम दे दिया गया। अगला हम देख लेते हैं कि ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ कब बीमारी फैली? 14वीं शताब्दी में फैली थी और यह यूरोप व एशिया को अपनी चपेट में ली थी। और इसमें कितने? 75 से लेकर के 200 मिलियन लोग मारे गए थे। और जो नए हैं वो जान लीजिए 1 मिलियन, जिनको कुछ लोगों का पता होगा कुछ लोगों को नहीं। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। तो इसमें ब्लैक डेथ ये यूरोप व एशिया को अपनी चपेट में ली थी। 14वीं सदी में ये महामारी फैली थी और इसमें 75 से लेकर के 200 मिलियन लोग मारे गए थे। अगला कौन है? तो अगला ध्यान से समझिएगा। अगला स्पेनिश फ्लू ये फैला था। ये प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था, तो आप जानते हो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914। और समाप्त कब हुआ? 1918। तो ये 1918 जब इस समाप्ति की कगार पर था, यानी समाप्त हो रहा था, अंतिम चरण में था, तभी एक बीमारी फैली थी, महामारी फैली थी। उसी को स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना गया और इसमें 50 मिलियन लोग मारे गए थे, जिनमें से लगभग 17 से 18 मिलियन लोग भारतीय भी मारे गए थे।
मारे गए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 3 ये महामारी फैली हैं। अब बात करते हैं जो अगली महामारी अपना प्रभुत्व दिखा रही, ये कौन सी है? ये कोविड-19 है। अभी इसके बारे में कुल कितना लोग मारे गए, कुल कितना नुकसान हुआ, कह पाना संभव है। फाइनल रिपोर्ट आने पर जब इसका प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा तब देखने को मिलेगा। लेकिन तब भी अभी तक जो एक अनुमान के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है संपूर्ण विश्व से में। अगला हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आरबीआई ने अभी कई परिवर्तन किए हैं, तो किसी दिन आरबीआई को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी रिवर्स रेपो रेट को भी 25 पॉइंट को घटा दिया, यानी बेसिस पॉइंट को। उसके बाद पहले रेपो रेट को घटाया था, रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हम सब मतलब समझेंगे ये क्या है। लेकिन अभी चर्चा, आज का जो चर्चा का विषय है वो क्या है? आज का चर्चा का विषय आरबीआई के द्वारा क्या किया गया? ओविकस का 49वां दौर शुरू किया गया है, 49। ओविकस का फुल फॉर्म क्या है? ओ से आपका आर्डर, बी से बुक्स, आई से इन्वेंट्रीज एंड सी से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे है। ध्यान दीजिएगा, ओविकस की फुल फॉर्म है आर्डर, बुक्स, इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। कौन सा दौर शुरू हो रहा? 49 दौर राउंड शुरू हो गया है। और यह सर्वेक्षण जनवरी ये हर 3 महीने पे, यानी तिमाही, साल में 4 बार जारी किया जाता। और 3 महीने पे 3 तो कितनी बार हो गया? पूरे साल में कितने राउंड अप इसके होते हैं? 4। तो एक साल में क्वार्टरली ये जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये अभी जनवरी और मार्च 2020 वाला ये चल रहा है, 2020 वाला ये मार्च, जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हो गए। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च 3 और 2020 के लिए आयोजित किया जा रहा। और इसकी शुरुआत अगर किया जाए तो 2008 से हुई थी। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2008 से। ये क्यों किया जाता? क्योंकि ये आपका मौद्रिक नीति जो आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता, तो मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए ये आवश्यक इम्पॉर्टेंट बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है कि मौद्रिक नीति में क्या क्या आयामों को शामिल किया जाए। अगर 48वां और 47वें के बीच देखा जाए तो ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी या कैपेसिटी बिल्डिंग की जो क्षमता थी भारत के पास, उसमें गिरावट देखी गई है। इसमें 69.1% आपका 47वें में थी, जबकि 68.7 या 8% के आसपास। आपको ये डेटा याद नहीं रखना, ये इतना देखना कि पिछले से, यानी 47वां दौर था और जो 38वां दौर था, उनमें गिरावट देखने को मिला है। कैपेसिटी बिल्डिंग में गिरावट देखने को मिला है, ये ध्यान आप रखिएगा। तो 49वां भी हो रहा है, जब हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे। आगे देखिएगा, अगला ये इम्पोर्टेंट था, अभी विश्वनाथ आनंद जो शतरंज प्लेयर हैं, इनको क्या किया गया? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और किसका? एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम का, पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का। तो किसके द्वारा ये नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता। तो उसी का ब्रांड एम्बेसडर शतरंज प्लेयर विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया। तो विश्वनाथ आनंद को आप जानते हो कि 5 बार वर्ल्ड चैंपियन शतरंज के हैं। तो इनका यहाँ हम बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड, इसका गठन कब किया गया था? तो 1961 में, 1961 में इसका गठन किया गया था। अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये वर्ल्ड वाइड फंड है। यहाँ वर्ल्ड वाइड लाइफ से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो दूसरा है। तो वर्ल्ड वाइड है, ना कि वर्ल्ड वाइड लाइफ। ये आपका वर्ल्ड
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ नहीं है, बल्कि ये WWF क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड है। इसकी स्थापना 1961 में, इसका हेडक्वार्टर्स ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। अगला हम बात कर लेते हैं, इस चर्चा में काफ़ी था, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल ये क्यों कॉन्टेक्स्ट में था, क्योंकि ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि 200 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोविड-19 के चलते इसको रद्द कर दिया गया। कब आयोजन इसका होना था, तो 2 मई को ये आयोजित किया जाता। ये कहाँ आयोजित होता है, केरल में होता है। केरल में इसे किस नाम से जाना जाता, मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स। जितने भी केरल के लोग त्यौहार मनाते हैं उनमें से त्रिशूर पूरम फेस्टिवल को मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल के रूप में मानते हैं। तो ये आपका, अगर इसके कि आगे का हम इतिहास जानें तो यह त्रिशूर के, जो त्रिशूर है केरल का एक स्थान, तो त्रिशूर के वडक्कुनाथन, ध्यान दीजिएगा, वडक्कुनाथन, त्रिशूर के वडक्कुनाथन में पूरम पर आयोजित किया जाता। तो पूरम है क्या, तो मलयालम में एक महीना होता है मेडम। मेडम महीने में चंद्रमा, पूरम एक तारा है, तो पूरम तारे के साथ उदय होता है। तो जब मेडम महीने में चंद्रमा पूरम तारे के साथ उदय होता है, तो उसी दौरान कौन सा त्रिशूर पूरम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जो कि त्रिशूर के वडक्कुनाथन में पूरम पर आयोजित किया जाता है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो कोचीन जो केरल में है, कोचीन के महाराजा राजा राम वर्मा थे। राजा राम वर्मा के द्वारा 1790 से लेकर 1805 के बीच ये राजा रहे हैं। तो राजा राम वर्मा 1790 से लेकर 1805 के दौरान इसको मनाने की शुरुआत की थी। कौन, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल की। और राजा राम वर्मा को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको सक्थान थम पुरन के नाम से जाना जाता। तो सक्थान थम पुराण के नाम से किसको जाना जाता, तो सक्थान थम पुराण के नाम से राम वर्मा को जाना जाता है। अगला हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट करंट में था, तो ये आपका न्यूज में था जर्नलिज्म रिलीफ फंड के बारे में। जर्नलिज्म रिलीफ फंड के बारे में था। तो ये प्रस्ताव किसने दिया, ये गूगल ने दिया। क्योंकि जो लोकल न्यूज़पेपर आउटलेट्स होते हैं, अब चूंकि विज्ञापन के भरोसे वो चलते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट के, तो इस दौरान एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा उनको नहीं आ पा रहे हैं, तो उनका परिचालन यानी संघर्षरत की स्थिति से गुजर रहा है। क्योंकि वो अपना, उनको पैसा नहीं मिलेगा तो अपना ऑपरेशन न्यूज से रिलेटेड वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गूगल ने प्रस्ताव रखा कि इसके लिए जर्नलिज्म रिलीफ फंड की स्थापना वो जल्द ही करेगा। तो पूछ लेगा एग्जाम में, जर्नलिज्म रिलीफ फंड चर्चा में था, इसका प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, गूगल के द्वारा किया गया था। अगला चर्चा में था वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। तो यहाँ वायनाड वन्यजीव अभयारण्य की हम चर्चा कर लेते हैं कि ये क्यों चर्चा में था, क्योंकि यहाँ एक नर बाघ की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो सबसे पहले जान लेते हैं तो ये कहाँ स्थित है वायनाड, तो वायनाड आपका केरल में स्थित है। वायनाड कहाँ, केरल में। यहीं से आपने देखा था राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने भी गए थे, तो यही वायनाड है। तो ये केरल के वायनाड जिले में स्थित है। 344 किलोमीटर में फैला हुआ और 4 वन रेंज इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये 4 वन रेंज भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन है, सुल्तान बथेरी, पहला हो गया सुल्तान बथेरी। अगला है मुथंगा, तीसरा है कुरिचियट और चौथा है थोलपेट्टी। तो 4 इसमें है, सुल्तान बथेरी, अगला कौन है मुथंगा, अगला कुरिचियट, अगला थोलपेट्टी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सुल्तान बथेरी, अगला मुथंगा, सुल्तान बथेरी, मुथंगा, कुरिचियट,
थोल पेटी। आप कहोगे क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं? आईएएस का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिएगा, 17-18 जो अभी हुए हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हम देखते हैं, तो इसी के आगे चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। अब नए क्वेश्चन इस प्रकार के बन रहे हैं कि यहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती। तो चूंकि ये केरल में है, तो यहाँ पर ये कौन सी ये डिस्यूडियस या पर्णपाती वन और साथ ही अर्धसदाबहार वन भी पाए जाते हैं। सेमी इवरग्रीनिंग फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। सेमी इवरग्रीन फॉरेस्ट इसमें पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वायनाड एक किसका पार्ट है। तो यहाँ पर हमने कहा था, ध्यान से समझिएगा, ये भारत है, तो ये वाला हिस्सा ये बना दिए। ये वाला कल ही इंडिया एयर बुक में भी चर्चा कर रहे थे, तो आप पूरी वीडियो देखते रहिएगा तो आपका क्लियर। पूर्वी घाट है, ये आपका क्या है? पश्चिमी घाट है। और जहाँ दोनों पर ये पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट, इसी को किस नाम से जाना जाता है? जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, इसी को नीलगिरी, नीलगिरी के नाम से जाना जाता। तो नीलगिरी का केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु 3 राज्यों में विस्तार है नीलगिरी। तो इसी में कई, ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है और यहाँ से क्वेश्चन भी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जो पिछले साल 2017 में आईएएस में प्री में पूछा गया, 18 में भी क्वेश्चन इससे पूछा गया, 19 में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते। तो इसी नीलगिरी का विस्तार जो बनाए हैं कई है। नीलगिरी में आपका ये कर्नाटक वाला, ये वाला क्षेत्र इसी में बना देते। तो नीलगिरी में आपका कर्नाटक में 2 इसमें आते हैं। अगर हम बात करें, नागरहोल भी आता है और बांदीपुर भी आता है। तो यहाँ हमने लिखा है नीलगिरी के अंतर्गत कर्नाटक के 2 इसमें आते हैं। तो कौन कौन? नागरहोल, बांदीपुर आता है। उसके बाद और कौन आता है? इधर तमिलनाडु वाले हिस्से में आ जाइए, तो तमिलनाडु में मुदुमलाई आता है। कौन आता? मुदुमलाई। तो ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी का विस्तार ही है नागरहोल, बांदीपुर। तो अगर कहा जाए क्या नीलगिरी में नागरहोल, बांदीपुर शामिल होता है, तो ये होगा बिल्कुल। और नागरहोल और बांदीपुर दोनों कहाँ हैं? कर्नाटक में है। तमिलनाडु का मुदुमलाई इसी में शामिल है। इसके अलावा केरल के 3 स्थान शामिल हैं। तो केरल के 3 स्थान कौन हैं? तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो एक आपको अभी बताए, वायनाड है। अभी केरल का क्या बताए? वायनाड है। वायनाड, ये वायनाड है, मुकुर्थी है और शांत घाटी या साइलेंट वैली। और साइलेंट वैली बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, कहाँ है? केरल में है। और एक आप कंफ्यूज फूलों की घाटी से हो जाते, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, जबकि शांत घाटी, साइलेंट वैली केरल में है। तो आपको नीलगिरी का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये बिल्कुल आपका कौन कौन इसमें शामिल? कर्नाटक के 2 आपके कौन? बांदीपुर, नागरहोल। तमिलनाडु का 1 मुदुमलाई और आपका केरल के 3 वायनाड, जिसका भी हमने चर्चा किया, वायनाड शामिल है। वायनाड के बाद साइलेंट वैली, शांत घाटी शामिल है और आपका मुकुर्थी इस शामिल है। आगे बात कर लेते हैं कि इस पीछे के करंट अफेयर्स में था, CDAC के द्वारा नाडी NAADI नाडी को विकसित किया। नाडी को विकसित किया गया। तो ये नाडी है क्या? तो हम नाडी के बारे में फुल फॉर्म पहले जान लेते। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एनालिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर डीलिंग विद इंटेलिजेंट ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड कंटेनमेंट। तो ये पूछा जा सकता, नाडी का विकास किया गया किसके द्वारा? CDAC के द्वारा विकसित किया गया है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनालिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर, नेशनल यानी से पहला नेशनल हो गया, ए से अगला एनालिटिकल हो गया, प्लेटफॉर्म फॉर, डी से आपका डीलिंग हो गया, विद और आई से हो गया इंटेलिजेंट, और आगे कौन? ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड कंटेनमेंट। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, नेशनल एनालिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर डीलिंग विद इंटेलिजेंट ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड कंटेनमेंट, इसकी फुल फॉर्म है।
तो इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, कोविड-19 रोगियों या क्वारंटाइन लोगों के आवागमन को ट्रैक किया जाएगा। जो क्वारंटाइन किया गए उन लोगों को या जो कोविड-19 के पॉजिटिव केस जिनमें पाया गया उसको ट्रैक करने के लिए इसे क्या किया गया है, विकसित किया गया है। अगला सी डैग यहाँ आया, तो सी डैग के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। जितने भी सुपर कंप्यूटर या अन्य डेवलपमेंट होते इसी के द्वारा विकसित किए जाते हैं। किसके, सी डैग के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये स्थापित किया गया है। अब हम बात करें तो ये कब, जो सी डैक है इसके 2003 में इसमें 2 सेंटर को और मिला दिया गया, विलय कर दिया गया। एक सेंटर था नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जो सॉफ्टवेयर बनाता, तो नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो पहले तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित था उसको भी सी डैक के साथ मर्ज कर दिया गया। और दूसरा सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया का भी सी डैक में, किसमें, सी डैक में विलय कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। अब हम बात करें कि ये सी डैक है, तो सी डैक के द्वारा सुपर कंप्यूटर भी बनाए जाते हैं। तो पहला जो सबसे तेज कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था भारत का, तो आप देखोगे उसी को परम 800 के नाम से जाना जाता है। परम 800 ये पहला आपका था। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पूछा जाए भारत का, तो अगर विश्व का पूछा जाए तो अमेरिका का कौन है, समिट है। इसके पहले तिहानु चाइना का था, लेकिन अभी समिट कहाँ का है, अमेरिका का है। अगर इंडिया का पूछा जाए तो कौन है, प्रत्यूष है। इंडिया का कौन है, प्रत्यूष। ये सबसे तेज क्या है, सुपर कंप्यूटर है। प्रत्यूष व मिहिर ये 2 विकसित किए गए, इनमें आपका प्रत्यूष हो जाएगा। IIT BHU के द्वारा भी एक सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया। आप कमेंट में उसका नाम लिख के बताइएगा क्या है। अगला ये आपका ये पूछा जा सकता है, अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कौन, आरोग्य सेतु ऐप। किसको विकसित किया, किसने विकसित किया था, तो भारत के द्वारा इसको कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए ये विकसित किया गया था। तो ये 13 दिनों में, पिछले 13 दिनों में 5 करोड़ लोगों के द्वारा इसे डाउनलोड किया गया और यह विश्व का सबसे तेज डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया है। विश्व का सबसे तेज डाउनलोड करने वाला ऐप अगर पूछा जाए तो कौन बन गया, आरोग्य सेतु ऐप बन गया है। अगला एक न्यूज में और था, उसकी हम बात कर लेते हैं, क्या पता ये पूछ लिया जाए। ये आपका काउंडिन ये आपका न्यूज में था, वो ये काउंडिन ये एक प्रकार का क्या है, वह काउंडिन प्रोटेक्टेड एरिया है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एशियाई हाथी पाए जाते हैं, एशियाई हाथी पाए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि कौंडिन्य कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रोटेक्टेड एरिया संरक्षित क्षेत्र है कौंडिन्य, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसी के साथ आज का ये डिस्कशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।